आद्या मृत्युंजय अब दोनों का रिश्ता कुछ ऐसा हो गया था जिसमें न तो खुलकर इनकार था न खुलकर इकरार था। मृत्युंजय अब किसी भी हाल में सच तक पहुंचना चाहता था, सो वो अब उस दिन के बाद अपने सारे एफर्ट लगाकर सच को खोज रहा था। वही आद्या से उस दिन के बाद कुछ लोग खफा हो गए थे तो कुछ करीब आ गए थे। मीरा और दादी हमेशा आद्या को खुश देखना चाहती थी, इसलिए उन लोगों ने अपनी तरफ से आद्या को उस बात को बुलाने के लिए कहा। मृत्युंजय के कजिन और उसके खुद का भाई उसकी ओर हेल्प कर रहे थे। आद्या और मृत्युंजय उस दिन बेशक तन से एक हो गए थे, किंतु मृत्युंजय के मन की जो झिझक और झुझलाहट अभी भी उसे आद्या से दूर ही रखती। आद्या सच जानने के बाद वो भी अपनी तरफ से मृत्युंजय से दूरी ही बनाकर चलती थी। वो भी कहीं न कहीं मृत्युंजय की नफरत का कारण जानकर समझ नहीं पा रही थी कि वो आगे बढ़े या जहाँ है वहीं रहें। खैर, सब चीजें चल रही थीं अपने हिसाब से। एक दिन आद्या अपनी कॉलेज में स्वाति के साथ क्लास लेने के बाद कैंटीन में बैठी थी, तभी स्वाति ने उससे पूछा कि आजकल वो इतनी शांत क्यों रहती है और मृत्युंजय के बारे में भी कुछ नहीं कहती। आद्या स्वाति के सवाल पे हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, यार खुद नहीं समझ पाती तो तुझे क्या बताऊं। फिर सामने देखते हुए बोली, जीवन में अचानक से इतने मोड़ आए हैं कि समझ नहीं आता हंसूं या रोऊं। आद्या ये बोलते टाइम सामने ही देख रही थी, उसके चेहरे पे बिल्कुल भी किसी तरह के भाव नहीं थे। स्वाति आद्या के भावहीन चेहरे को देखकर बोली, आदू क्या हुआ, सब ठीक है ना? तू इस तरह क्यों बोल रही है? मुझे लगा उस रात के बाद तू जीजू के साथ अपने रिश्ते को सुधार रही होगी, लेकिन तुझे देखकर तो कुछ और ही फील हो रहा है। आद्या व्यंग से दर्द भरी मुस्कान के साथ बोली, उस रात ने ही तो मेरा सच मेरे सामने रख दिया, वरना मैं तो जान ही नहीं पाती कि आखिर क्यों मृत्युंजय मुझसे इतनी नफरत करते हैं। और उसके बाद आद्या बिना रुके एक एक चीज स्वाति को बताने लगी। सच सुनने के बाद स्वाति की त्योरियां चढ़ गई थीं। पाउटिंग स्माइल विद हॉर्न्स। स्वाति बोली, यार वो कामिना जॉय और वो मयंक को तुझे गलत साबित कर गई, और वो मयंक तो खुद मिस्ट्री बनकर दुनिया छोड़ गया, लेकिन ये जॉय ये कहाँ गायब हो गया? स्वाति ने गुस्से में कहा। आद्या स्वाति के चेहरे को देख के बोली, हमको कैसे भी करके कहीं से भी उस जॉय का पता लगाना होगा। अब वो ही ये बता सकता है कि उसने मुझे क्यों मृत्युंजय के आगे गलत साबित किया और वो झूठे सबूत क्यों पेश किए। स्वाति बोली, लेकिन यार वो तो खुद इतना पैसे वाला है, कहीं भी जाकर छुप गया होगा, हम लोग कहाँ से ढूंढेंगे उसको? मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है, घर वाले घर खर्च देते हैं, वो भी ऑटो के किराए में चले जाते हैं। स्वाति ने जानबूझकर मुंह बनाकर कहा। आद्या उसके चेहरे को हल्का सा देखकर बोली, तेरी नौटंकी बंद कर। पैसे मेरे पास से देंगे और जितने भी हमारे पहचान वाले हैं सभी से उस जॉय के बारे में पता करेंगे। बात मृत्युंजय की नहीं रही। अब घर के आधे लोग मुझे मयंक की हत्या की वजह मानते हैं, इसलिए अब सच तक जाने के लिए कुछ भी करूंगी। स्वाति उसको देख बोली, तू जीजू से पैसे ले लेना ये सही है। नहीं, मैं ना तो मृत्युंजय से पैसे लूंगी और ना ही उसको पता लगने दूंगी कि मैं क्या करने जा रही हूँ। मैंने मृत्युंजय की नज़रों में खुद के लिए प्यार भी देखा है और नफरत भी। उसके दोनों फेज देखने के बाद समझ आया कि दोष उसका नहीं था, बस हालातों ने उसे मेरे साथ ऐसा करने को मजबूर कर दिया था। तो मैं उससे किसी तरह का कोई शिकवा भी नहीं रखती, लेकिन अब मैं मृत्युंजय को और नहीं घुटने दूंगी। मैं सच तक पहुंचकर रहूंगी, चाहे कुछ हो जाए, और इन सब में तू मेरा साथ देगी न? आद्या ने स्वाति का हाथ अपने हाथों में लेके कहा। स्वाति पूरे कॉन्फिडेंस के सारी बोली, मरते दम तक तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। फिर अचानक से स्वाति बोली, लेकिन यार तू पैसे देगी कहाँ से इन सब चीजों के लिए? आद्या बोली, सॉरी यार, एक बार फिर गलत करने जा रही हूँ, पर इस बार तू मेरे साथ है तो कुछ भी गलत नहीं होगा, और सच जानने के बाद मृत्युंजय भी मुझसे नाराज नहीं होंगे। एक मिनट, गलत मतलब तू फिर कोई कांड करने की तो नहीं सोच रही? स्वाति ने आंखें छोटी करके आद्या को घूर कर कहा। आद्या बोली,
यार, मृत्युंजय ने बेशक मेरे नाम अपनी आधी प्रॉपर्टी कर दी हो, लेकिन जब तक मैं सच्चे मन से उसकी पत्नी नहीं बन जाती और हमारे बीच की ये दीवार नहीं मिट जाती, तब तक मैं उसका का पैसा अपने काम के लिए खर्च नहीं करूंगी। पर मुझे जो गिफ्ट मिले हैं शादी में, उनको मैं काम लूंगी। मुझे शादी में दादी माँ ने कुछ गहने दिए और कहा कि वो मेरे ही है और हमेशा अपने पास रखूं। लेकिन अभी मुझे उन गहनों से ज्यादा अपने रिश्ते के लिए जो ठीक लग रहा है वो करूंगी। उन गहनों को कुछ टाइम के लिए अपने काम लेना होगा, अब उनसे ही मेरी हेल्प होगी। आद्या बिना किसी भाव के बोली। लेकिन यार, हम ये करेंगे कैसे? कुछ नहीं, बस कल कॉलेज के बाद मेरे साथ कहीं चलना, बस वहीं से हम सब करेंगे। और अब बहुत देर हो गई कॉलेज छूटे हुए, हम घर चलते हैं, कल मिलते हैं। ऐसा कह के दोनों फ्रेंड वहां से अपने अपने रास्ते निकल ली। हालांकि स्वाति आद्या के साथ ही उसकी गाड़ी से अपने घर जाती थी, उसके बाद आद्या राठौर हाउस में आती थी। दूसरी तरफ मृत्युंजय, वो अब आद्या का सामना तभी करना चाहता था जब वो पूरा सच जान ले, और उसके लिए वो अपने काम से ज्यादा उस सत्य को जानने में निकाल रहा था। रात के 10 बजे मृत्युंजय आया। आद्या अभी जाग रही थी, वो बस कल के लिए सोच रही थी। एक बार फिर उसे मृत्युंजय से झूठ जो बोलना था, इसलिए वो मन ही मन परेशान हो रही थी। तभी उसके कानों में गाड़ी के हॉर्न की आवाज पड़ी। आद्या समझ गई थी कि ये मृत्युंजय की गाड़ी है, क्योंकि बाकी सब लोग आ चुके थे घर में। आवाज सुनते ही आद्या बालकनी से निकलकर रूम से बाहर आकर एंट्रेंस गेट के पास आ गई। डोर बेल बजती उससे पहले ही आद्या ने गेट खोल दिया। आधा को सामने देख मृत्युंजय अंदर आते हुए बोला, तुम सोई क्यों नहीं? अभी तक मैंने बोला था ना, मुझे आने में देर हो जाएगी। आद्या उसकी बात पे कुछ न बोली, बस हल्के से मुस्कुरा कर बोली, तुम चेंज करके आओ, मैं खाना लगाती हूँ। मृत्युंजय बिना कुछ बोले वहां से रूम में आ गया था। बेशक उसने आद्या को कुछ बोला नहीं, लेकिन आज आद्या को सामने देखकर उसे कितनी खुशी हुई ये वो शो नहीं कर पा रहा था। बचपना में यही तो मृत्युंजय अपनी माँ से बोलता था कि मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो मेरे आने से पहले मेरी आहट को पहचान के मुझे सामने गेट पे खड़ी मिले। तो आज आद्या को सामने देख उसे कहीं न कहीं बहुत अच्छा लगा, लेकिन बचपन से भरे गुस्से और नफरत की वजह से उसने अपनी खुशी को चेहरे पे आने से रोक दिया और जल्दी चेंज करके नीचे डाइनिंग हॉल में आ गया, जहां आद्या पहले से ही उसका वेट कर रही थी। मृत्युंजय ने आकर अपनी चेयर पे जगह ली और बिना आद्या से नजर मिलाए वहां बैठ गया। दोनों साथ खाना खाने लगे। चारों तरफ शांत माहौल था, दोनों चुपचाप खाना खा रहे थे। खाने के बाद रूम में आने के बाद मृत्युंजय ने आद्या से बात किए बगैर अपना बिस्तर पकड़ा और चुपचाप उस पर लेट गया। आद्या भी उसको एक नज़र देखकर फिर अपनी साइड के किनारे पे सो गई। मृत्युंजय ने सोते सोते कहा, मेरा इंतजार मत किया करो, खाना खा लिया करो, इतनी भूखी मत रहा करो, वैसे ही बहुत पहलवान हो, भूखे रहकर और पहलवान मत बनो। आद्या ने मृत्युंजय की बात सुनी तो उसके लबों पे हल्की मुस्कान खिल गई। वो बिना कुछ बोले अपने साथ वाली लाइट बंद करके चुपचाप लेट गई। दोनों लेट तो गए थे पर नींद किसी को नहीं आ रही थी, या फिर ये कह लो कि दोनों को से दूजे की करीबी की आदत हो गई थी, इसलिए दूरी बनाकर दोनों को नींद नहीं आ रही थी। काफी देर दोनों सीलिंग को देखते रहे, फिर मृत्युंजय ने गहरी सांस लेके आद्या को अपनी ओर खींच लिया था। आद्या इस रिएक्ट के लिए तैयार नहीं थी, तो अचानक खींचने से वो सीधा मृत्युंजय के सीने से जाकर लगी और कुछ कहने के लिए अपने लबों को खोलती, उससे पहले ही उसे अपने लबों पे सख्त किंतु प्यार भरे छुअन का एहसास हुआ। बढ़ता दिलफाया चुंबन का चिन्ह। आद्या मृत्युंजय की छुअन से सिमटकर उसके सीने में छुपने लगी। चुंबन का चिन्ह फाया। वो लड़की यहाँ क्यों आई थी? अब चूंकि ये दुकान किसी विदेशी ज्वेलर की थी, इसलिए वो आद्या को नहीं जानता था, लेकिन मृत्युंजय को अच्छे से जानता था। मृत्युंजय के पूछते ही ज्वेलर ने बताया कि को अपने कुछ गहने गिरवी रखवा कर गई है कुछ टाइम के लिए। गहनों का नाम आते ही मृत्युंजय गुस्से में बोला,
वो गहने दिखाई मुझे। ज्वेलर ने मृत्युंजय को सारे जेवर दिखा दिए, जिनको देखकर मृत्युंजय का गुस्सा सातवें आसमान पे आ गया, फिर भी कुछ ना बोला। एक जलती सी नज़र उन गहनों पे डाली और ज्वेलर से गहनों की कीमत पूछकर उनका पेमेंट कर देता है और सारे गहने लेके वहां से आ जाता है। मृत्युंजय खुद से मन ही मन बोल रहा था। अगले दिन आद्या जल्दी ही कॉलेज चली गई थी, क्योंकि आज उसे मृत्युंजय से नज़र मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। आज एक बार वो फिर उससे झूठ बोलने जा रही थी, इसलिए उसका दिल बहुत घबरा रहा था। वो आज बिना ड्राइव के केव करके कॉलेज गई थी। स्वाति और आद्या दोनों ने पहले क्लास ली, उसके बाद दोनों अपने प्लान के मुताबिक एक बड़े से मॉल में आ गई। आद्या स्वाति के साथ मॉल में आ चुकी थी। वो सीधा ज्वेलरी शॉप पे गई और वहां ज्वेलर से कुछ बात की। उसके बाद अपने गहने उसको दे दिए और उसने बहुत सारे पैसे आद्या को दिए। आद्या पीसों को लेके सीधा शॉप से बाहर आ रही थी। सामने से आ रहे मृत्युंजय की नज़र आद्या और स्वाति पे पड़ी। उसने आद्या को कुछ कहना चाहा, फिर कुछ सोचकर रुक गया और आद्या को कॉल करके पूछा, कहाँ हो? मृत्युंजय का कॉल देखकर पहले तो आद्या घबरा गई, फिर आराम से बोली, हाँ बोलो। कहाँ हो अभी? मृत्युंजय ने बिना किसी फॉर्मेलिटी के पूछ लिया। आद्या सुनकर घबरा गई थी, फिर भी अपने डर को काबू में करके बोली, मैं तो कॉलेज में हूँ। हुए क्या हुआ, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? आद्या के जवाब से मृत्युंजय की त्योरियां चढ़ गई। गुस्से से उसका मुंह गुस्से से लाल होने लगा। आंखों में क्रोध की ज्वाला निकलने को उतारू हो रही थी, फिर भी खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, सच में तुम कॉलेज में ही हो ना? मृत्युंजय के इस सवाल से तो आद्या अंदर से हिल गई, फिर भी अपने डर को काबू करके बोली, हाँ, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आद्या ने डरते डरते कहा। मृत्युंजय आद्या के इस जवाब से तो और ज्यादा गुस्से से भर उठा। उसने आद्या को बाय बोला और फोन रख दिया। मृत्युंजय ने उस दुकान को देखा जहां से आधा अभी निकल कर गई। वो दुकान के अंदर गया और दुकान के मालिक से पूछा, वो लड़की यहाँ क्यों आई थी? अब चूंकि ये दुकान किसी विदेशी ज्वेलर की थी, इसलिए वो आद्या को नहीं जानता था, लेकिन मृत्युंजय को अच्छे से जानता था। मृत्युंजय के पूछते ही ज्वेलर ने बताया कि को अपने कुछ गहने गिरवी रखवा कर गई है कुछ टाइम के लिए। गहनों का नाम आते ही मृत्युंजय गुस्से में बोला, वो गहने दिखाई मुझे। ज्वेलर ने मृत्युंजय को सारे जेवर दिखा दिए, जिनको देखकर मृत्युंजय का गुस्सा सातवें आसमान पे आ गया, फिर भी कुछ ना बोला। एक जलती सी नज़र उन गहनों पे डाली और ज्वेलर से गहनों की कीमत पूछकर उनका पेमेंट कर देता है और सारे गहने लेके वहां से आ जाता है। मृत्युंजय खुद से मन ही मन बोल रहा था, आखिर इस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है? क्यों इसने अपने सारे गहने बेच दिए थे जो कि दादी ने इसको घर की अमानत के तौर पे दिए थे? क्या सच में कोई भूल हो रही है मुझसे? क्या अब भी वो मेरे साथ कोई गेम खेल रही है, या फिर कुछ ऐसा है जो वो मुझे बताना नहीं चाह रही? जो भी हो, सच तो वो ही बताएगी। अब उससे सामने से बात करनी होगी, उसका झूठ उसके सामने खोलना होगा। मृत्युंजय अपने मन में विचार कर ऑफिस के लिए निकल गया, जो कि इस मॉल के किसी खास एरिया में मीटिंग्स के लिए आया था। मृत्युंजय अपने ऑफिस से चुका था, पर ये उसका दिमाग अभी भी आद्या के झूठ में ही उलझा हुआ था। आखिर क्यों वो झूठ बोल रही है और उसको अपनी ज्वेलरी बेचने की क्या जरूरत आन पड़ी? मृत्युंजय ऑफिस से घर आया तो सबसे पहले आद्या को ढूंढने लगा। आद्या रूम में आकर अपने आज के प्रोजेक्ट वर्क को कर रही थी। मृत्युंजय पूछना तो अभी चाह रहा था, पर वो चुप ही रहा और चेंज करने वॉशरूम में चला गया। उसको गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा था, पर फिर भी खुद के गुस्से को जब्ते करके बैठा था। वो चाह रहा था कि आद्या खुद आगे से उसको बताए, पर ऐसा नहीं हुआ। मृत्युंजय के आने पे भी आद्या अपने काम में लगी रही। इस बात से मृत्युंजय को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। मृत्युंजय अपने गुस्से को कम करने के लिए काफी देर तक शावर के नीचे खड़ा रहा था।
शावर से गिरती एक एक बूंद मृत्युंजय के बदन को ठंडा कर रही थी, कहीं उसके गुस्से पे भी कंट्रोल कर रही थी, और उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो वो वॉशरूम से बाहर आया। मृत्युंजय ने बाहर आकर एक नज़र आद्या को देखा, फिर अपने नाइट ड्रेस को पहनने लगा। मृत्युंजय आद्या दोनों खाना खा रहे थे, पर दोनों के लवा भी सील हुए थे। मृत्युंजय चाह रहा था कि आद्या कुछ बोले, पर आधा तो नजरें झुकाए चुपचाप खाना खा रही थी। मृत्युंजय को गुस्सा आने लगा, गुस्से से उसकी नसें उभरने लगी, उसके चेहरे पे गुस्सा साफ दिख रहा था। वो खाने की प्लेट छोड़कर कवर्ड की तरफ गया और कुछ सोचते हुए आद्या से बोला, तुम आज कॉलेज में ही थी न? ये उसने बहुत ही नर्म लेकिन गुस्से के लहजे में पूछा। आद्या मृत्युंजय की आवाज सुनकर एकदम से घबरा गई। कॉलेज का नाम सुनकर आद्या को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले और मृत्युंजय फिर से क्यों पूछ रहा है। उसको अब कुछ भी जवाब नहीं सूझ रहा था। मृत्युंजय ने कवर्ड से एक छोटा सा बैग निकाला और टेबल पे रखकर उसमें रखे गहने बाहर निकालकर बेहद शांत भाव से बोला, मैं आज डीवी मॉल एक मीटिंग के लिए गया। मृत्युंजय अपनी बात कह के चुप हो गया और सारे गहने टेबल पे सजा के रख दिए। आद्या की तो सांस ही अटक गई डीवी मॉल की बात सुनकर। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वो क्या बोले। उसकी झुकी हुई नज़र देख मृत्युंजय को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आद्या के शब्द उसके गले में ही अटक गए थे, उसको अंदर से रोना आ रहा था। आखिर वो कैसे मृत्युंजय से नज़र मिलाए। कुछ दिन पहले ही तो उनके रिश्ते में थोड़ी सी नरमी आई है। अभी अभी तो वो दोनों एक दूजे पे भरोसा करने लगे थे और अभी उसके झूठ से सब उल्टा हो जाएगा। उसकी डर के मारे आत्मा कांपने लगी थी, अब क्या बोले समझ नहीं आया। वो अपनी जगह पे ही जम गई, उठने की तो हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। मृत्युंजय जो बहुत देर से उसके बोलने का इंतजार कर रहा था, वो गुस्से में बोला, क्या मैं जान सकता हूँ ऐसी भी क्या नौबत आ गई कि तुमने अपने गहने तक गिरवी रख दिए, और रखे भी तो कौन से, जो दादी ने बरसों से ये सोचकर संभाल के रखे कि जब मेरी शादी होगी तो वो मेरी वाइफ को देंगी। तुमको दादी की फीलिंग्स की भी कदर नहीं बिल्कुल। तुम राठौर खानदान की बहू हो, क्या ये गहने गिरवी रखने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम किसकी बीबी हो? सबसे जरूरी क्या तुम्हारे लिए अब तुम्हारा ईगो इतना जरूरी हो गया है कि तुमने एक बार भी अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करना जरूरी नहीं समझा पाया। मृत्युंजय के शब्द आद्या के कानों में सीधे प्रहार कर रहे थे। उसने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। एक बार फिर वो मृत्युंजय के आगे गलत साबित हो रही है। उसने क्या सोचा और क्या हो गया? मृत्युंजय ने लास्ट में कहा, आखिर तुम्हारी ये आदत जाएगी नहीं ना आद्या झूठ बोलने की। मृत्युंजय ने ये वाली लाइन बहुत गुस्से में कही। आद्या डरते डरते कुछ कहने को हुई पर कह नहीं पा रही थी, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मृत्युंजय उसके चेहरे को देख गुस्से से उसके नजदीक आया और उसकी बाजुओं को जोर से पकड़कर उसे दीवार से टिका कर क्रोध से आंखें लाल करके बोला, ये नाटक क्यों? अब जब झूठ बोलती हूँ, जब गलत करती हूँ, तब ये आंसू कहाँ चले जाते हैं? और अब अपने आंसू दिखाकर अपने आप को इनोसेंट साबित करना चाह रही हो? मृत्युंजय हद गुस्से से आद्या के हाथों को दबाते हुए बोला। आद्या के आंसू और तेज हो गए थे, उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। मृत्युंजय ने उसके चेहरे को देखा को आंसू से भीगा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें आंसू से पूरी तरह भीगी हुई थी। उसकी लंबी सी नाक लगातार रोने से लाल हो गई थी। उसके चेहरे को देख मृत्युंजय ने अपनी नजरें उससे हटाए और गुस्से में वहां से जाने लगा और जाते जाते बोला, तुम कभी सही नहीं हो सकती और न तुम कभी अपनी फितरत बदल सकती। तुम क्या हो क्या नहीं समझना मुश्किल है, पर तुम झूठ बहुत अच्छे से बोल लेती हो, ये बहुत अच्छे से समझ आ गया। और नाटक तो उससे भी अच्छा कर लेती हो। अभी तुम्हारे आंसू देखकर कोई भी सोच लेगा कि तुम सच्ची हो, पर तुम तो अपने टीयर्स कार्ड भी बहुत अच्छे से खेलना जानती हो। तुम्हारी बातों पे यकीन भी कैसे कर लें?
तुम तो झूठ भी बहुत बारीकी से बोलती हो और अपने मासूम से चेहरे से किसी को भी बेवकूफ़ बना दे, पर मेरे आगे तुम्हारे आंसू भी कुछ असर नहीं करेंगे। नफरत में मुझे तुमसे और तुम्हारे बोले गए हर झूठ से। फायर। मृत्युंजय गुस्से में कह के वहां से जा चुका था। आद्या वहीं बैठे बैठे रोने लगी। आगे का भाग नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।